हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर सेकेंड दिसंबर 2018 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस भाग का। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा हो रहा होता है कि 2 या 3 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, तो हमें सबसे सही विकल्प का चुनाव करना होता है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करना होता है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो के सारे प्रश्न इसी तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्र भाग से विकास हो रहा है, केंद्र से इस प्रकार से परिधि की ओर जा रहा है विकास। तो ये कौन सा विकास दर्शाता है, हमें बताना है। क्या ये विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है? प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट है क्या यह? विकेंद्रीय विकास के सिद्धांत को दर्शाता है क्या यह? प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट है यह? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है यह? क्या यह प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है या सोपानी विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है? कैस्केड डेवलपमेंट को दर्शाता है यह? हमें बताना है कि केंद्र भाग से परिधि की ओर जा रहा है विकास या अग्रांगों की ओर जा रहा है, तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है विकास का। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये होता है दो प्रकार के सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस चलता है और एक चलता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में क्या होता है, जो विकास होता है हमारा वो होता है सिर से पैर की ओर, इस प्रकार कहा जाता है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में। और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में, जिसमें कहा जाता है कि जो बच्चे का विकास है वो केंद्र से परिधि की ओर जाता है। और क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस से पूछा गया है, जिसे हम कह रहे हैं केंद्र भाग से परिधि की ओर विकास, और उसे हम हिंदी में कहते हैं मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। अलग अलग नाम है इसके, आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, एक ही बार में सब पढ़ डालने हैं कि जो भी इसके नाम हैं। और इंग्लिश में यदि आप नाम याद रखते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, तो ये इंग्लिश में एक ही नाम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, बताना है हमको कि स्कूल क्या है, बच्चों का सामाजिकरण होता है वहां, तो पहले होता है कि बाद में होता है, इस प्रकार बताना है कि कौन इंपॉर्टेंट है वहां, कौन सामाजिकरण ज़्यादा करता है वहां पर, उस प्रक्रिया में भाग कौन लेता है ज़्यादा, हमें बताना है। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, बिल्कुल होता है भाई। स्कूल में सामाजिकरण हो रहा है तो बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं और टीचर से भी बात कर रहे हैं, इस प्रकार समाज की भावना वहाँ पर हो रही है और सामाजिकरण हो रहा है वहाँ पर, तो बच्चे ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहाँ पर। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होता है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का नहीं होता है, यदि वहाँ बच्चे ही नहीं होंगे तो स्कूल की दिनचर्या कैसे होगी। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, गलत बात। अब स्कूल में गतिविधियां कब होंगी, जब स्कूल के बच्चे वहां होंगे। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, बच्चे ही नहीं होंगे तो शिक्षक वहां पर सामाजिकरण कैसे करेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। क्या बताना चाहते हैं आप कि अपने साथी शिक्षक जो पहनते हैं, जिस प्रकार का पहनावा कर रहे हैं उसी प्रकार आप पोशाक धारण कर रहे हैं, तो इससे आप क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, आपको बताना है।
क्या यह समूह की पहचान है? हो सकता है कि आपके जैसी पहचान आप कोई शिक्षक नहीं है और वो भी पहन के घूम रहा है, तो क्या ये ग्रुप आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी? नहीं होगी, बिल्कुल ग्रुप की पहचान नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ संदर्भ में हो, बता सकता है ये कि हाँ इस प्रकार ग्रुप है, पहचान हो सकती है, लेकिन यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये नहीं माना जा रहा है। समूह आज्ञाकारिता का तो बिल्कुल है ही नहीं। समूह निर्देश अनुपालन भी नहीं है, समूह का कोई निर्देश नहीं बनाया हुआ है कि आपको इसी तरीके से पहनना है, लेकिन आप फिर भी पहनते हैं जैसा कि आपके शिक्षक समूह पहन रहे हैं। तो यह बिल्कुल समूह की अनुरूप है। आप समूह के अनुरूप होना चाहते हैं अपनी इच्छा से, आपको कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि इस प्रकार आप पहनना चाहते हैं, लेकिन आप ये ऐसा पोशाक धारण करते हैं और आप क्या दिखा रहे होते हैं यहाँ? समूह की अनुरूपता, कि मैं भी एक शिक्षक हूँ और इस प्रकार से मैं इस समूह में शामिल हूँ। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खालिस्तान चरण में प्राप्त हो जाती है। पियाजे के 4 चरण हैं, आपको उनके थ्योरी डिटेल से पढ़नी है और ये प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से आ जाएगा यदि आपने ये पढ़ रखा है। तो ये बोलते हैं कि जो संवेदी गामक अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, उसमें जो है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। वो समझने लगता है, यदि आप एक बार उसे दिखाएंगे कोई चीज़ और छुपा लेंगे तब भी वह समझ जाएगा कि वस्तु मौजूद है वहाँ पर। तो ये संवेदी गामक अवस्था की विशेषता होती है। ये पूर्व परिचालक, मूल परिचालन और ये औपचारिक परिचालन में नहीं आता है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खालिस्तान के संदर्भ में बनाई जाती है। यदि आपने समावेशी कक्षा की अवधारणा कुछ पढ़ी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, तो व्यक्तिगत शिक्षा की कार्यक्रम योजना हम वहीं बनाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होगा? हर बच्चे की अलग अलग आवश्यकता होगी और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाएगा। तो ये विशेष विद्यालय में तो एक ही प्रकार के विद्यार्थी होंगे या दृष्टि बाधित होंगे या इस प्रकार के होंगे, तो यहाँ व्यक्तिगत शिक्षा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा में इस प्रकार की शिक्षा कार्यक्रम की जरूरत पड़ेगी कि बच्चों की जिस प्रकार से आवश्यकता होगी वैसी ही आपको उस कार्यक्रम को बनाना होगा। मुक्त विद्यालय में तो बच्चे घर में ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम जरूरी नहीं है। ई अधिगम ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है। यह बताया गया है बाल केंद्रित शिक्षा में कि बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा कार्यक्रम बनाना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी कौन सी आयु होती है आपको बताना है। ये 30 से 36 नहीं है और ना ही 12 से 18 है और ना ही 24 से 30 है। ये बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो 18 से 24 आयु में, 24 वर्ष की आयु में, 24 महीनों की आयु में जो है बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्ष में नहीं आएगा। अगर वर्ष की बात करेंगे तो यह तो हो जाएगा किशोरावस्था में। तो ये 18 से 24 महीनों की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर जोड़कर बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? बिल्कुल आपको देखना है बिने ने क्या दिया था, स्टर्न ने क्या दिया था और टर्मन ने क्या दिया था। ये बिल्कुल आपको क्लियर कर लेना है कि इन्होंने क्या क्या दिया था। ये बार बार पूछा जाता है और ये कंफ्यूज करता है। तो ये बुद्धि लब्धि का जो आईक्यू की अवधारणा थी वह स्टर्न के द्वारा दिया गया था। आपको ध्यान रखना है तीनों के द्वारा क्या क्या दिया गया था आपको देखना है और एक कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे आप ज़्यादा समय तक याद भी रख सकेंगे। कमेंट करके बताना है कि इन्होंने क्या क्या अवधारणा दी थी। और ये आईक्यू की जो अवधारणा है वो स्टर्न ने दी थी, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता को खालिस्तान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है।
सृजनात्मकता के बारे में बताना है, हमें क्रिएटिविटी के बारे में बताना है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, हमें बताना है कि ये किस प्रकार की सोच को बताता है, किस प्रकार के इंटेलिजेंस को बताता है या बौद्धिकता को बताता है, हमें बताना है। सृजनात्मकता में बालक नए नए मौलिक चिंतन करता है और अच्छे अलग अलग तरीके से विचार करके, बुद्धि इस्तेमाल करके हमें नई नई चीज़ें बताता है। तो क्या यह फ्लूइड इंटेलिजेंस है, द्रव बौद्धिकता है? बिल्कुल नहीं है। रवादार बौद्धिकता है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता है सृजनात्मकता में कि आप क्रिस्टल क्लियर होते हैं, बिल्कुल नया बनाते हैं आप उससे। अभिसृत सोच के बारे में भी नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। यहाँ तो अलग अलग समाधान होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं और उससे एक निष्कर्ष की ओर जाते हैं, एक निष्कर्ष की ओर, अलग अलग समाधान नहीं ढूंढते हैं। यहाँ विविध सोच की बात होती है क्रिएटिविटी में। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात होती है, अलग अलग प्रकार से आप सोचते हैं और नया नया समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। भाषा है, भाषा के जो ध्वनि के संयोजन हैं, साउंड का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, एक्सेप्टेबल होना चाहिए या समझ में आना चाहिए यदि हम बोले, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो ये किस नियम के अंतर्गत आता है, हमें बताना है। बिल्कुल भाई, ये तो ध्वनि संबंधी नियम ही है, स्पष्ट रूप से हमें पता चल रहा है। ये व्याकरणिक और वाक्यात्मक और विषय परक नहीं है, ये ध्वनि के संबंधी नियम है कि ध्वनि को हम किस प्रकार संयोजित करें, कॉम्बिनेशन बनाएं, एक्सेप्टेबल हो, इस प्रकार का नियम है। और ध्वनि संबंधी जो नियम है इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं, फोनोलॉजिकल स्टडी के अंतर्गत आता है। या इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाई, हमारी जो थिंकिंग है वो भाषा निर्धारित कर रही है, भाषा डिटरमाइन कर रही है कि हम किस प्रकार सोचेंगे। तो बिल्कुल इसका सीधा सा ऑप्शन 2 ही इसका करेक्ट आंसर है। संस्कृति प्रभावित नहीं है, संस्कृतियों में बहुत सारी भाषाएं होती है और यहाँ हमारी जो संस्कृति है, सोचने की प्रक्रिया है, वो भाषा प्रभावित कर रही है। तो ये बिल्कुल भाषा निर्धारित होगी, संज्ञानात्मक पक्ष या सामाजिक भाषा ही उद्धृत नहीं होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण, कोई उपकरण खराब हो रहा है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जो उनका टेस्ट करने का उपकरण है वो अच्छा नहीं है, टेस्ट जो उन्होंने बनाया है, इस प्रकार वो खुद ही अपनी अनुभव के आधार पर क्या कर रहा है, परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरणों की मरम्मत करता है। यानी जो टेस्टिंग मेथड है उसको सुधारता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है यहाँ पर। तो वह उपयोग क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, वो किस प्रकार की उपयोग कर रहा है, किस मेथड को उपयोग कर रहा है और ये इस प्रकार की मरम्मत करने का प्रयास कर रहा है, वह सुधार रहा है प्रश्नों को। तो क्या यह अंतर्दृष्टि है? अंतर्दृष्टि नहीं है बिल्कुल, ये तो एक तरह से इंसाइट नहीं है, एकदम से विचार, अच्छा कोई विचार नहीं आया है। वो तो अपने अनुभव को, पिछले अनुभव को, लक्षणों को आधार बनाकर यूज कर रहा है और उसकी खराबी को हटाने का प्रयास कर रहा है। एल्गोरिदम नहीं है, एल्गोरिदम में तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, एक स्टेप फॉलो करते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है। तो ऐसा तो वह नहीं कर रहा है, वह तो अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर इस प्रकार ठीक करने का प्रयास कर रहा है उपकरणों को। मानसिक दृढ़ता का भी नहीं है, बिल्कुल दृढ़ नहीं है, वो तो मरम्मत करना चाहता है, जो खराबी है उसे ठीक करना चाहता है। ऐसा नहीं कर रहा है कि एक बार बनाया अपना टेस्ट परीक्षण और हो गया, वो मानसिक दृढ़ता भी नहीं है। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अनुमानी विधि का उपयोग कर रहा है, वो अनुमान लगा रहा है कि भाई इस प्रकार से ये टेस्ट परीक्षण काम नहीं कर रहा है, तो मैं अपने अनुभव से इसे थोड़ी मरम्मत कर देता हूँ, थोड़े प्रश्नों को सुधार देता हूँ और वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, वैध हो जाएगा और विश्वसनीय हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है, आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। बिल्कुल छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है बड़े कार्यों को। तो वो क्या करने का प्रयास कर रही है
क्या रिडक्शनिज्म है, या क्या कम कर रही है? बिल्कुल कम नहीं कर रही है। बड़ा कार्य है उसको छोटे छोटे करके उसी बड़े कार्य को करने का प्रयास कर रही है, यहाँ कम नहीं कर रही है वो किसी भी कार्य को। द्वितीय विस्तारण विधि भी नहीं है, सेकेंडरी एलाबोरेशन भी नहीं कर रही है, इस प्रकार से वो विस्तार भी नहीं कर रही है वो कि छोटे छोटे बना दिया और बढ़ा चढ़ा दिया उस अपने कार्य को, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही है वो। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का इस्तेमाल कर रही है, ये बिल्कुल उसके जो सब गोल हैं और भी गोल क्या क्या हो सकते हैं उस कार्य में, अलग अलग कर रही है वो गोल को कि भाई ये बड़ा टास्क है, इसमें उससे छोटा गोल है, गोल क्या है जिससे कि मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, और उससे भी छोटा गोल क्या हो सकता है, और उससे भी छोटा विश्लेषण कर करके वो बिल्कुल उप लक्ष्यों का निर्माण कर रही है। इस विधि का इस्तेमाल कर रही है वो इस प्रकार करके। क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि भी नहीं है, फिक्स नहीं कर रही है वो कि मैं इस टास्क को ये इतना ही करूंगी, बिल्कुल वो उप लक्ष्य का निर्माण कर रही है। इसके लिए हम थोड़ा हिंट देख लेते हैं कि जो सब गोल एनालिसिस में क्या होता है, उसमें कहा जाता है कि आप फाइंडिंग वेज टू रीच, आप पता कीजिए किस प्रकार आप रीच कर सकते हैं छोटे छोटे गोल को, सब गोल्स को, ऑल ऑन द वे टू फाइंडिंग अ पाथ टू द फाइनल गोल। और इस प्रकार हम छोटे छोटे गोल बना लेते हैं और उससे हमारा जो फाइनल गोल है उस तक पहुंचते हैं उप लक्ष्य विश्लेषण में। उप लक्ष्यों तक पहुंचने के रास्ते हम ढूंढते हैं कि किस प्रकार हम फाइनल गोल तक पहुंचे, इस प्रकार से हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना होता है हमें सब गोल एनालिसिस में, उप लक्ष्य विश्लेषण में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। भाई पुरुष जो कार्य करेगा उसका निर्धारण समाज कर दे रहा है, महिला जो कार्य करेगी या किस प्रकार व्यवहार उसे करना चाहिए, इस प्रकार का निर्धारण जो है समाज कर दे रहा है, समाज। तो आपको बताना है कि ये क्या है। क्या यह लैंगिक एक अंतर्निहित अवधारण है? क्या ये जन्म से आया है उनके पास कि उन्हें ऐसा ही करना है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं आया है। लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा नहीं है, ये भी यही कह रहा है कि जो उनके पास जो गुण आए हैं, भूमिकाएं आई हैं, वो जन्म से आ गई हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ है, जन्म से नहीं आई है। ये तो बोला जा रहा है यहाँ कि समाज निर्धारित कर रहा है, तो हमें इस कथन के बारे में बता रहा है, ये तो गलत ही हो गया। लैंगिक एक अंतर्ज्ञानी अवतरण भी नहीं है, वो कोई अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई इंट्यूशन नहीं हो रहा है उनमें, वो तो समाज के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण कहना बहुत ही उचित होगा यहाँ। द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि समाज निर्धारित कर रहा है कि पुरुष और महिला की भूमिका क्या होगी। तो इसका सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां खालिस्तान के कुछ उदाहरण हैं। हम ग्रेड दे रहे हैं बच्चों को, कोड कर रहे हैं कि आपका ग्रेडिंग के अनुसार अच्छा प्रदर्शन है या उत्कृष्ट है या सामान्य है, मार्किंग कर रहे हैं हम बच्चों की। तो हमें बताना है कि ये एक्यूमुलेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं हम, इस प्रकार से क्रेडिट संचय प्रणालियां बना रहे हैं। तो ये कौन से कार्य में हम करते हैं? क्या परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में ऐसा करते हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में तो हम सिंपल सा उनका जो भी आंसर सीट होता है उसमें आंसर वो जो भी मार्क्स आए वो लिख देते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग ये सब इसमें नहीं करते हैं, सिर्फ हम तो मार्क्स लिख देते हैं वहाँ पर कि कितने आए बच्चों के। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण, कक्षा में एक पार्ट है इसका, तो ये तो ग्रेडिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी बिल्कुल अंकन के अंतर्गत आएगा, एक पार्ट है यहाँ पर, पूरा पार्ट होना चाहिए हमारा, सब शामिल होने चाहिए इसमें, वो वाला ऑप्शन हमें बताना है। आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, ये भी नहीं है, उसमें तो हम क्रेडिट दे देंगे, एक दो ही पार्ट शामिल होंगे इसमें। लेकिन जब हम अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का इस्तेमाल करेंगे तब वहां पर ये सभी प्रोसेस हो जाएगी, ग्रेडिंग भी होगी, कोडिंग भी होगी, अंकन भी होगा और क्रेडिट संचय भी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है ये सभी को शामिल करता है, ये तीनों ऑप्शन भी इसी के अंदर आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जो भी उन्होंने सीखा है, हमारे बच्चों ने, हम जिन्हें भी पढ़ा रहे हैं, उनकी जो उपलब्धि हुई, अचीवमेंट हुआ, उसको हम आकलन कर रहे हैं, इवेल्युएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना इन्होंने सीखा है। तो वो क्या सहायता करता है हमें, शिक्षकों की कौन सी सहायता करता है, हमें बताना है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, बिल्कुल रिकॉर्ड तो रखते हैं हम, लेकिन हमारी ये सहायता कैसे करेगा, हमें ये बताना है। ये उचित विकल्प नहीं है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार भी हमें टीचिंग मेथड इस्तेमाल की है, जो भी शिक्षण अधिगम विधियां इस्तेमाल की हैं, उसकी प्रभावशीलता बताता है यह कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का हम आकलन करते हैं, और वो यदि अच्छा नहीं आया, कि बच्चों ने आकलन किया हमने और वो अच्छा रिजल्ट नहीं आया हमारे पास, तो हमें ये बिल्कुल ये बताता है कि ये हमने जो शिक्षण विधि इस्तेमाल की है वो इफेक्टिव रही है या नहीं। तो इस प्रकार ये हमें बताता है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन। कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, बिल्कुल हम ऐसा नहीं करते हैं कि अधिगमकर्ताओं के आकलन किया और कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उनको अलग अलग कर दिया, उनका क्षमता समूह बना लिया। कुछ बच्चों का रिजल्ट आया, उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो हमने उनको अलग कर दिया और बोला कि आप अलग अलग तरीके से पढ़िए। ये गलत बात है, ये तो हम ऐसा नहीं करना है। हमें शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, ये भी हम ऐसा नहीं करते हैं, एक्टिविटी बिल्कुल तैयार नहीं करते हैं। ये ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा, इसमें शामिल है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, जो सबसे उचित विकल्प है वो ऑप्शन 2 है कि शिक्षण अधिगम प्रविधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में हमें यह सहायता प्रदान करता है, शिक्षण अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन। इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। क्या इससे सोशल इक्विलिब्रियम आता है? क्या समाज की भूमिका बराबर हो जाती है समाज की समावेशी शिक्षा में? इसमें तो हम सभी बच्चों को शामिल करके सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। तो क्या इससे सोसाइटी में इक्विलिब्रियम हो जाएगा? क्या सोसाइटी इससे बिल्कुल संतुलित हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। हम तो केवल बच्चों को समझा रहे हैं, तो सोसाइटी को कैसे संभाल सकते हैं हम पूरी? समता और समान अवसर होंगे, बिल्कुल। इससे हम कम से कम इतना तो तय कर सकते हैं कि जो हम बच्चों को जो है समान अवसर देंगे, समता है, इक्विटी देंगे, अच्छे से सिखाएंगे, बराबर इस्तेमाल करेंगे अपनी शिक्षण विधियां, जो हम जिस प्रकार भी हम पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, सभी बच्चों के लिए बिल्कुल समता का निर्धारित करेंगे, हम समान अवसर देंगे उन्हें सीखने के। इतना तो हम कर ही सकते हैं समावेशी शिक्षा में। सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, बिल्कुल ग्लोबल तो है ही नहीं, यहाँ तो कक्षा तक ही सीमित है समावेशी शिक्षा। तो ये हम इतना ही प्रयास कर रहे हैं, वैश्वीकरण इसमें बढ़ाया नहीं जा रहा है। आप बिल्कुल वैश्वीकरण लागू नहीं कर सकते। हो सकता है कि कहीं लागू हो समावेशी शिक्षा लागू करने वाले कुछ देश हैं, आपको उनकी लिस्ट देखनी चाहिए। कुछ देश हैं जो इसमें लागू नहीं करते हैं, तो ये वैश्वीकरण में बिल्कुल नहीं होगा। विश्व बंधुता भी नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि कुछ देश इसको अभी भी लागू नहीं कर पाए हैं। तो ये समावेशी शिक्षा बिल्कुल ये समता और समान अवसर प्रदान करने की बात करती है, इसके सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया? सीधा सीधा आंसर है 2016 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं बच्चों में, उनका ध्यान रख के पढ़ा रहा है शिक्षक। तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? जहां शिक्षक किस प्रकार की एबिलिटी रखना चाहिए, किस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई शिक्षाओं में विभिन्न वर्गों को पढ़ा सके। बिल्कुल अलग अलग विविधताओं के आधार पर हमने वर्गीकृत कर दिया और पढ़ा रहे हैं हम, ये गलत है। अलग अलग आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है बच्चों को। इस प्रकार आप वर्गीकृत करके नहीं पढ़ाना है कि अलग अलग कर दिया बच्चों को। व्यक्तिगत विविधताएं हैं उनमें, एक ही प्रकार के समाज से आ रहे हैं तो उनको अलग कर दिया, हिंदू हैं तो उनको अलग कर दिया, कुछ क्रिश्चियन हैं अलग कर दिया, मुसलमान हैं अलग कर दिया। तो इस प्रकार से आपको अलग करके नहीं पढ़ाना है। कक्षा में विभिन्न वर्गों को पढ़ा सके ऐसा नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है उन्हें, गलत है यह। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों को प्रयोग करने में
प्रशिक्षित हों। बिल्कुल ऐसा करना है कि जो हमारे पास टीचिंग मेथड है, शिक्षण अधिगम युक्तियां हैं, प्रविधियां हैं, उनको जैसी बच्चों की आवश्यकता है उस प्रकार से उन्हें पढ़ाना है। जिस प्रकार से विभिन्न आवश्यकताएं हैं उस प्रकार से उन्हें विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें पढ़ाना है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों के लिए। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। केवल विशिष्ट को ही नहीं होना चाहिए, विविध है, यहाँ पर व्यक्तिगत है, विविध है। विशिष्ट तो बिल्कुल ये तो अलग ही हो गया कि आप एक विशेष समूह को ही पढ़ा रहे हैं, जबकि वहाँ पर बच्चे सामान्य भी है, अधिगम निर्योग्यता वाले भी है, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से भी आए हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। समरूप नहीं बनाना है कि एक जैसे ही बच्चे हो जाएं, सब होमोजीनियस हो जाएं, एक ही समाज से आए, एक ही संस्कृति से आए और उन्हें आप पढ़ा रहे हैं, अधिगमकर्ता बना रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत ऑप्शन है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि दिव्यांग बच्चों के बारे में पूछा गया है, जो RTE एक्ट है 2009 का, उसके बारे में। तो ये बिल्कुल 6 से 18 वर्ष तक जाता है और सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है दिव्यांग बच्चों के लिए, डिसेबिलिटीज़ है चिल्ड्रन में, उनके लिए पूछा गया है। तो ये 6 से 18 वर्ष तक लागू होता है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में अलग अलग प्रकार से सीखते हैं बच्चे, अलग अलग प्रकार के अधिगम करता है हमारे पास कक्षा में। शिक्षण अधिगम सामग्री किस प्रकार की प्रदान करने का तात्पर्य खालिस्तान से है। इस प्रकार हम उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान कर रहे हैं, तो किस अप्रोच के अंतर्गत आ रहा है यह, कि उनके अनुसार हम एक्सेसिबल स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, सुगम्य स्वरूपों की शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान कर रहे हैं विविध अधिगमकर्ताओं के लिए, कि आप अच्छे से सीखिए, बिल्कुल सुगम्य तरीके से सीखिए, उनके अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार टीचिंग अधिगम सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किस अप्रोच के अंतर्गत आता है? क्या ये सार्वभौमिक नैतिक विचार नहीं है? यह बिल्कुल यह समावेशी शिक्षा में नैतिक विचार के अंतर्गत नहीं आता है। यह शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता के अंतर्गत भी नहीं आता है। यह शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण के अंतर्गत भी नहीं आता है। आपको यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस प्रकार बातें आपको सीखनी चाहिए समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल डिजाइन है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना है कि सभी जगह ऐसा ही होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। ये यूनिवर्सल डिजाइन है लर्निंग की, कि विविध प्रकार के अधिगम करता है हमारे पास, तो उनके अनुसार हमें टीचिंग मेथड इस्तेमाल करनी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस प्रकार का इस्तेमाल करना है। यह कहा जाता है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना के अंतर्गत। यह आपको ध्यान रखना है। आप प्रश्नों के एनालिसिस से कुछ सीखते भी हैं, कुछ बातें जानते हैं कि क्या होना चाहिए, कुछ बातें पहले से पढ़ी हुई होती हैं और उसे आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि खालिस्तान में अंतर्निहित है। आपको बताना है कि आप स्वजागरूक है, संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण कर सकते हैं, तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कहाँ ये अंतर्निहित है, आपको बताना है। तो ये देखिए, जब हम पर अनुभूति की बात करते हैं, परासंज्ञान की बात कर रहे हैं, मेटा कॉग्निशन की बात करते हैं, तो उसमें आता है यह कि हम क्या करते हैं, सरल शब्दों में कहें इसको तो जानने के बारे में जानना। हम जिस प्रकार विचार करते हैं, सोचने के बारे में सोचते हैं कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, उसके बारे में भी हम विचार करना प्रारंभ कर देते हैं मेटा कॉग्निशन में, परासंज्ञान में। तो इसी से प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि आप बताइए, स्व जागरूकता संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण कर रहे हैं या आप खुद योजना बना रहे हैं
हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में, अपनी ही विचार पद्धति के बारे में। तो ये बिल्कुल मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत आता है, संज्ञान बोध के अंतर्गत आता है। केंद्रीकरण कॉग्निशन ये समायोजन के अंतर्गत नहीं आता है, यह संज्ञान बोध के अंदर आता है, मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो कहा जाता है। बच्चों ने पहले से ही अनुभव कर रखा है, सूचनाओं को सूचनाएं हैं उनके पास, ये व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं उनको, और वो अपने अनुभव का आधार लेकर के सोचते हैं कि भाई इस प्रकार हो सकता है। जैसे कि उन्होंने मान लीजिए पहले कोई चिड़िया देखी और चिड़िया देखकर वे सोचने का प्रयास कर सकते हैं। चिड़िया के बारे में जो सूचनाएं हैं कि चिड़िया उड़ती है, चिड़िया ये खाती है, वो खाती है, इस प्रकार घोंसला बनाती है, तो इस प्रकार की सूचनाएं हैं और वो चिड़िया के देखते हैं कि चिड़िया ये सब कर रही है और ये अनुभव करते हैं और इस प्रकार सोचने का प्रयास करते हैं। तो ये अनुभव कैसे किए उन्होंने, कुछ ना कुछ चीज उनके पास थी, मूर्त चीज थी, चिड़िया पहले से उन्होंने देख रखा था। ये मूर्त सोच के बारे में है, यह मूर्त चिंतन के बारे में है, प्रतिक्रियावादी सृजनात्मक और अमूर्त चिंतन के बारे में नहीं है, ये कॉन्क्रीट थिंकिंग के बारे में है। मूर्त चीज उन्होंने चिड़िया पहले से देख रखी थी कि ऐसा हो रहा है इसका, और भी सूचनाएं जो भी उनके पास आई कि भाई ऐसा ऐसा कर रही है, तो ये सोचने का प्रयास कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा क्या हुआ उसके साथ। तो ये मूर्त चिंतन के बारे में है, मूर्त सोच के बारे में है, और यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन इस पेपर में ज़्यादा आए हैं कि अधिगम करता है, उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, और इस प्रकार उनके पास कोई कठिनाइयां भी हैं, उनके स्तर को हम ध्यान रखते हुए पढ़ा रहे हैं। तो ये किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, हम अलग अलग विभेद करके पढ़ा रहे हैं शिक्षार्थियों में कि भाई ये ऐसा सीखता है, वो वैसा सीखता है, कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई खुद से अभिव्यक्त करके सीखता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये विभेद करके हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही उचित विकल्प है। यहाँ चयनित अनुदेशन नहीं है, सिलेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हमारी जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल उनके डिफरेंस कर रहे हैं कि अधिगमकर्ता किस प्रकार सीखते हैं। ये चयनित और सटीक शिक्षण भी नहीं है, यहाँ चुन करके हम डिफरेंस करके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर त्रुटिहीन, तो त्रुटि तो हो सकती है विभेदी अनुदेशन में भी, लेकिन ये त्रुटिहीन अनुदेशन नहीं है, ये बिल्कुल विभेदी अनुदेशन है। हम कह रहे हैं कि बच्चे आपकी जो आवश्यकता है उसी प्रकार हम सिखाएंगे आपको। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। प्रतिपालन के बारे में बात हो रही है, मेंटेनेंस के बारे में बात हो रही है कि आप मेंटेनेंस कब करेंगे, क्या आप अधिग्रहण कर लेंगे। अधिग्रहण एक्विजिशन के बारे में बात हो रही है। एक्विजिशन में क्या होता है, हम जानते ही नहीं है कि किस प्रकार हमने कोई ज्ञान अर्जित कर लिया है, इस प्रकार से हो जाता है, हमसे एक्विजिशन हो जाता है। वो अधिग्रहण में हम मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता हमको, ये खुद ही हो जाता है। अभिप्रेरण में हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, अभी प्रेरणा प्राप्त करनी पड़ती है, उसके बाद हम अपने कार्यों को मेंटेनेंस करना पड़ता है कि किस प्रकार हम अधिगम करें। तो ये विशिष्ट चरण है, बिल्कुल ये अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। पहले हमारे पास अभिप्रेरणा आती है, उसके बाद हम मेंटेनेंस करते हैं और उसमें अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। आत्मनिर्भरता नहीं है यह, ना ही जनरलाइजेशन है, सामान्यीकरण भी नहीं है यहाँ। बिल्कुल हम अभिप्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद हम मेंटेनेंस कर रहे हैं अपने अधिगम को। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जजोंक का मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। देख लेते हैं कि जजोंक क्या कहते हैं संज्ञान के बारे में, यही कहते हैं जजोंक
कि जो संज्ञान और भाव हैं वो अलग अलग होते हैं, ऐसा कहते हैं। इसके बारे में, संज्ञान और भाव के बारे में, कॉग्निशन और इमोशन के बारे में अलग अलग अवधारणाएं चलती हैं। कोई कहता है कि इमोशन संज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल अन्योन्य क्रिया से होता है, या लेकिन जजोंग कहते हैं कि संज्ञान और भाव बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं, संज्ञान और भाव का प्रभाव नहीं होता है एक दूसरे पर, ऐसा कहते हैं जजोंग। अलग अलग अवधारणाएं चलती हैं कि कोई कहता है अन्योन्याश्रित है, कोई कहता है स्वतंत्र है, कोई कहता है अंतर संबंधित है, कोई बोलता है कि एकीकृत है, लेकिन जजोंग यहाँ कहते हैं कि स्वतंत्र हैं ये संज्ञान और भाव। इस प्रकार से ये बिल्कुल आंसर नहीं है इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, बच्चों को दिखा रहा है कि इस प्रकार हो सकता है, मॉडल बनाकर दिखा रहा है। पहले से सीखा हुआ है उनने और फिर शिक्षक दिखा रहा है उनको प्रदर्शन करके कि इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार हमारा सौरमंडल है, इस प्रकार का मॉडल दिखा रहा है। वो बच्चों ने सीख लिया है, समझ लिया है पहले से, लेकिन वो प्रदर्शन करके सिखा रहा है। वो शिक्षण की किस विधि का इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल इमिटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, अवलोकन भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। बच्चे देख तो रहे हैं लेकिन प्रतिरूपण जो मॉडलिंग कर रहा है यहाँ, बच्चों को प्रदर्शन करके दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहा है शिक्षक। तो ये अनुकरण अवलोकन है, इसी में शामिल हो गया है अवलोकन। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प हो रहा है प्रतिरूपण। संशोधन भी नहीं कर रहा है वह, कि बच्चों ने पहले से जो सीखा उसका करेक्ट नहीं कर रहा है, वो तो क्या कर रहा है, प्रदर्शन करके और सिखा रहा है, अच्छे से दिखा रहा है कि इस प्रकार हो सकता है, मॉडलिंग कर रहा है वह प्रतिरूपण। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैत्री और जैनिस मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। बिल्कुल बच्चे सोच रहे हैं क्या क्या विकल्प होते हैं, विश्लेषण, समस्या का विश्लेषण करके कि भाई समस्या का समाधान हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके फायदे क्या होंगे यदि हमने इस प्रकार से समाधान किया, और नुकसान क्या होंगे यदि इस प्रकार से हमने समाधान किया। तो ये प्रत्येक पहलू पर विचार कर रहे हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग है। ये तो लॉजिकल थिंकिंग में पॉजिटिव भी देख रहे हैं, नेगेटिव भी देख रहे हैं कि भाई फायदे क्या है, नुकसान क्या है, विश्लेषण कर रहे हैं इस मेथड से क्या होगा, इस मेथड से फायदे नुकसान क्या है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग है। तो ये सतर्क रहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, बिल्कुल सतर्क हैं यहाँ। ये चौकस सर्वेलियंस नहीं कर रहे हैं कि ये एक प्रकार से समस्या समाधान कर दी उसके बाद देख रहे हैं कि भाई ये इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, पहले ही ये चेक कर ले रहे हैं कि फायदे नुकसान क्या है। बिल्कुल सतर्क है वो, विजिलेंट हैं, निर्वर्तन नहीं है, निरंकुश भी नहीं है, चौकस भी नहीं होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा बिल्कुल समस्या को सुधार लेता है, वो जो भी समस्या उसे दी जाती है, विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो क्या करने का प्रयास कर रहा है, वो सच्चाई की संभावना का मूल्यांकन कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है कि ये सही हो सकता है कि नहीं। समस्या सुधार में सृजनात्मकता नहीं होती है, सौंदर्य बोध और अमूर्त चिंतन तो करना पड़ता है, लेकिन ये जो है लॉजिकल थिंकिंग के अंतर्गत आते हैं, तार्किकता के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि भाई ये सच्चा हो सकता है कि नहीं, ये संभावना हो सकती है कि नहीं। इस प्रकार का मूल्यांकन आप करते हैं तार्किक में, तार्किक मूल्यांकन में, तार्किक विचार में ऐसा करने का प्रयास करते हैं आप। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव करते हैं। बिल्कुल अनुभव कर रहे हैं बच्चे, पहले से जो भी कार्य है उनको उपभोग कर रहे हैं, वो जो भी अपनी एक्टिविटी है, एक्सपीरियंस को इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। तो उसे क्या कहा जाता है, ड्रिल और अभ्यास नहीं है, इसमें इंजॉय नहीं होता है। ड्रिल में बच्चों को बहुत ही कसरत करनी पड़ती है, ड्रिल और अभ्यास में तो बिल्कुल उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उपभोक्ता प्रकार का कार्य है, ये बिल्कुल उपभोग कर रहे हैं, अपने अनुभव को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं।
निर्माणात्मक प्रकार का भी नहीं है, कोई निर्माण बिल्कुल नहीं, निर्माण करेंगे तो इस प्रकार का एंजॉयमेंट नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल फोकस्ड होना होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प हो रहा है ऑप्शन 2। नेक्स्ट ऑप्शन है समस्यात्मक प्रकार का, बिल्कुल समस्या में तो कैसे आनंद करेंगे, वे एंजॉय कैसे करेंगे अपने अनुभव को। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका बिल्कुल उचित विकल्प है ऑप्शन 2, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में बहुत प्रकार से सिखा रहे हैं आप, अलग अलग प्रकार से संवेदन दे रहे हैं उन्हें, कभी आप दृश्य दिखा रहे हैं, कभी उन्हें सुना रहे हैं, कभी स्पर्श करवा रहे हैं, और क्या करवाना चाहिए आपको बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एक साथ प्रयोग कर रहे हैं हम बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम विधि में, तो किस प्रकार की संवेदनाएं शामिल होनी चाहिए हमें बताना है। एक चूक गई है यहाँ पर, तो यह गतिबोधक है, क्या गतिबोधक है, क्या कर्णकोटर है, क्या वेस्टिबुलर है। बिल्कुल कर्णकोटर तो यहाँ आ गई है, दृश्य श्रवण में आ गई है, कर्णकोटर के बारे में कर्णकोटर है वो श्रव्य में आ गई है, वेस्टिबुलर में आ गई है जो है ऑडिटरी है। प्रत्यक्षीकरण भी आ गया है कि आप स्पर्श करके देख रहे हैं, अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। परसेप्चुअल भी आ गया है इसमें बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में। अवलोकन भी आ गया है, अवलोकन में आप कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं बच्चों को कि आप इस प्रकार देखिए, तो ये सब आ गए हैं। ये उचित विकल्प नहीं है, यह पहले से ही मौजूद है यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है उसमें। जो नहीं है वो खाली स्थान हमें भरना है, तो ये गतिबोधक यहाँ पर शामिल नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। और इस प्रकार हमने दिसंबर 2018 का जो सीटेट पेपर सेकंड है बिल्कुल एनालिसिस कर लिया है पूरी तरीके से, और आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।